नमस्कार साथियों, बात करते हैं अपन कोशिका विभाजन की। कोशिका विभाजन मतलब सेल डिवीजन। एक कोशिका द्वारा विभाजन करके दो कोशिकाओं में बदलना कोशिका विभाजन कहलाता है। मुख्य रूप से कोशिका विभाजन दो प्रकार का होता है, एक तो समसूत्री विभाजन और एक अर्धसूत्री विभाजन, माइटोटिक डिवीजन और मियोटिक डिवीजन। क्या है पहले समझे, इसके बाद शुरू करते हैं। हमारे शरीर में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, कायिक कोशिका यानी वेजिटेटिव सेल जो कि बॉडी का निर्माण करती है, और दूसरा जर्मिनल सेल या जनन कोशिका जो कि युग्मकों का निर्माण मतलब गैमेट्स का निर्माण करती है, शुक्राणु और अंडाणुओं का निर्माण करती है। दो प्रकार की कोशिकाएं हो गई। सामान्य रूप से जो कायिक कोशिकाएं होती हैं ये कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं, जनन कोशिकाएं भी द्विगुणित होती हैं, लेकिन कायिक कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन पाया जाता है, जिसके कारण गुणसूत्रों की संख्या मतलब विभाजन के बाद भी वो द्विगुणित ही रहती है, डिप्लॉइड ही रहती है। अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, यानी कि जनन कोशिका में जब विभाजन होता है तो बनने वाली जो सेल्स है, जो कोशिका है, वो अगुणित हो जाती है, हैप्लॉइड हो जाती है, मतलब गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। क्लियर। हम आज बात कर रहे हैं समसूत्री विभाजन की या माइटोटिक डिवीजन की। समसूत्री विभाजन का मतलब ये होता है कि ऐसा विभाजन जिसमें क्रोमोसोम नंबर ऑफ क्रोमोसोम है उतने अगली पीढ़ी में रहे, मतलब गुणसूत्र की संख्या मदर सेल में जितनी है डॉटर सेल में भी उतनी ही गुणसूत्र की संख्या रहे। मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या और पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या जब बराबर बराबर होती है तो ऐसा विभाजन समसूत्री विभाजन या माइटोटिक डिवीजन कहलाता है। क्लियर। और माइटोटिक डिवीजन कायिक कोशिका मतलब वेजिटेटिव सेल में होता है। ठीक समझे। समसूत्री विभाजन या माइटोटिक डिवीजन यह विभाजन कायिक कोशिका मतलब वेजिटेटिव सेल में ही होता है। ठीक। इस विभाजन में मदर सेल और डॉटर सेल में गुणसूत्रों की संख्या मीन्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम है उतने रहते हैं। मनुष्य की कोशिका की बात करें तो मनुष्य की कायिक कोशिका में 46 मतलब 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो मदर सेल में भी 46 गुणसूत्र रहेंगे, और जब इसका माइटोटिक डिवीजन हो जाता है और जो डॉटर सेल बनती है तो डॉटर सेल में भी 46 क्रोमोसोम ही रहते हैं। क्लियर ये बात। तो इसीलिए इसको समसूत्री विभाजन कहते हैं, मतलब है उतने गुणसूत्र अगली पीढ़ी में यानी डॉटर सेल में आ जाते हैं। क्लियर। अब इस विभाजन में जब कोई भी विभाजन होता है तो उसमें केंद्रक का विभाजन और कोशिका द्रव्य का विभाजन साथ साथ होता है, लेकिन पहले हमेशा अपन केंद्रक का विभाजन पढ़ते हैं फिर कोशिका द्रव्य का विभाजन पढ़ते हैं। तो हम सबसे पहले समसूत्री विभाजन में केंद्रक का विभाजन पढ़ते हैं, लेकिन केंद्रक का विभाजन पढ़ने से पहले केंद्रक की स्थिति होती क्या है, केंद्रक में क्या क्या चीजें होती है, वो थोड़ा सा मैं शॉर्ट में बताऊंगा, इसके बाद में इसकी अवस्थाओं के बारे में बात करते हैं। तो समझे, ये मैंने एक सामान्य कोशिका बनाई है। सबसे ऊपर ये कोशिका झिल्ली है और ये जो बीच में बनाया है वो केंद्रक है। अब इस केंद्रक में हमारे काम की तीन चीजें होती हैं, उसके बारे में ध्यान रखें। सबसे पहले ये बाहर की जो झिल्ली है उसको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या केंद्रक झिल्ली। दूसरा, अंदर एक धागेनुमा संरचना मैंने बना रखी है, उस धागेनुमा संरचना को क्रोमेटिन मटेरियल या क्रोमेटिन धागा कहते हैं, क्रोमेटिन सूत्र कहते हैं। यह डीएनए का बना होता है। क्लियर। तो पहली चीज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दूसरी चीज क्रोमेटिन मटेरियल। ये एक प्रकार का डीएनए का बना हुआ धागा है। तीसरा, ये जो मैंने गहरे कलर का कर रखा है उस गहरे कलर के इस भाग को केंद्रिक या न्यूक्लियोलस कहते हैं, केंद्रिक या न्यूक्लियोलस। और केंद्रक के बाहर मैंने एक तारेनुमा संरचना, स्टार नुमा संरचना बना रखी है, इसको अपन तारककाय या सेंट्रोसोम कहते हैं। इन चार बातों को याद रखना। तारककाय केंद्रक के बाहर होता है और ये केंद्रक झिल्ली, ये क्रोमेटिन मटेरियल डीएनए का बना हुआ, और यह केंद्रिक मतलब न्यूक्लियोलस। ठीक। ये एक सामान्य केंद्रक की संरचना होती है। हमने ये चारों चीजें इसलिए बनाई है क्योंकि इन्हीं चार चीजों में परिवर्तन होता है केंद्रक विभाजन के समय। अब केंद्रक विभाजन एक जटिल क्रिया है, इसलिए उसको समझने के लिए चार अलग अलग भागों में बांट रखा है। पूरे केंद्रक विभाजन को चार भागों में बांट रखा है, प्रोफेज, मेटाफेज,
एनाफेज और टीलोफेज। इसको हिंदी में पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंत्यावस्था के नाम से जानते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। प्रोफेज, प्रोफेज, अब प्रश्न क्या आता है वो समझे। प्रश्न ये आता है कि इन अलग अलग अवस्थाओं में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। पहला प्रश्न ये आता है सबसे महत्वपूर्ण। तो और इन्हीं प्रश्नों को चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ऐसा मेरा मानना है। समझे, सबसे पहले बात करते हैं प्रोफेज। इस प्रोफेज में क्या परिवर्तन होता है तो समझे, इस प्रारूपिक कोशिका की जो संरचना है उसके आधार पर हमें पता चलेगा। सबसे पहले ये जो केंद्रक झिल्ली है वो यहाँ पर धीरे 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 लुप्त हो जाती है। केंद्रक झिल्ली को मैंने डैश डैश करके बनाया है, मतलब केंद्रक झिल्ली लुप्त हो जाती है, ये पहला परिवर्तन। इसके बाद ये जो केंद्रिक बना हुआ है, केंद्रिक भी दिखाई देना बंद हो जाता है, दूसरा परिवर्तन। तीसरा, ये जो मैंने धागा बनाया हुआ है जिसको अपन ने डीएनए का बना क्रोमेटिन कहा है, वो धागा संगनित हो जाता है, सिकुड़ जाता है और अत्यधिक संगनित होकर गुणसूत्रों का निर्माण कर देता है। यह है क्रोमोसोम या गुणसूत्र। ये तीन मुख्य परिवर्तन दिखते हैं, मैंने यहाँ इसको नोटेट भी किया है। पहला, क्रोमेटिन सूत्र गुणसूत्रों में बदल जाते हैं, ये पहला परिवर्तन। केंद्रक झिल्ली तथा केंद्रिक लुप्त हो जाते हैं, ये केंद्रक झिल्ली और अंदर जो केंद्रिक था वो दोनों लुप्त हो गए, दिखाई देने बंद हो गए, ये दूसरा परिवर्तन। और तीसरा परिवर्तन, ये जो बाहर मैंने तारेनुमा संरचना मतलब तारककाय बनाया है, यह तारककाय विभाजन क्रिया करके दो तारककाय बना देता है और दोनों तारककाय विपरीत ध्रुवों की ओर, एक उत्तरी ध्रुव की ओर और एक दक्षिणी ध्रुव की ओर चला जाता है। तो तारककाय विभाजित होकर विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। तीनों परिवर्तन आपको समझ में आ गए होंगे। और जब ये विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं तो तुरंत ही तरकु तंतुओं का निर्माण करना भी शुरू कर देते हैं। यहाँ से एक धागेनुमा संरचना निर्माण करनी शुरू हो जाती है, पतली पतली नलियों का निर्माण हो जाता है। इन नलियों को तरकु तंतु कहते हैं। क्लियर आपको? चलो, तो प्रोफेज में तीनों परिवर्तन क्लियर है। अब जैसे ये तीनों परिवर्तन हो जाते हैं तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं मेटाफेज पे, दूसरी अवस्था यानी मध्यावस्था। मध्यावस्था में क्या परिवर्तन होता है देखना। मध्यावस्था में क्या होता है, ये जो गुणसूत्र बन गए हैं, जो क्रोमोसोम बन गए हैं, वो गुणसूत्र इस बीच में मध्य पट्टिका पर जम जाते हैं, पहला परिवर्तन ये। दूसरा परिवर्तन, ये जो तारककाय है उसने जो तरकु तंतु बनाए हैं, ये तरकु तंतु इन गुणसूत्र बिंदुओं से जुड़ जाते हैं, मतलब गुणसूत्रों को बीचों बीच लटकाए रखते हैं, ये काम होता है। यहां पर दो प्रश्न और बनते हैं। पहले तो दोनों परिवर्तन, गुणसूत्र मध्य पट्टिका मतलब बीच में व्यवस्थित हो जाते हैं। दूसरा, तरकु तंतु गुणसूत्र से जुड़ जाते हैं, ये तरकु तंतु गुणसूत्र से जुड़ गए मतलब बीच में लटका दिया। एक प्रश्न यहाँ पर है, परीक्षा में पूछता है कि गुणसूत्रों की संरचना का अध्ययन कौन सी अवस्था में किया जाता है, जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और मेरे ख्याल से बहुत से एग्जामों में आ भी गया है। गुणसूत्रों की संरचना का अध्ययन समसूत्री विभाजन की कौन सी अवस्था में किया जाता है, तो आपका आंसर है मेटाफेज में। मेटाफेज में क्योंकि गुणसूत्र स्पष्ट दिखने लग जाते हैं इसलिए उसकी संरचना का अध्ययन करना किया जा सकता है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न आता है कि ये जो तरकु तंतु बनाए हैं, ये तरकु तंतु किससे बने हुए होते हैं। तो ये तरकु तंतु किससे बने होते हैं मैं यहां लिख रहा हूं, एक विशेष प्रकार का प्रोटीन है जिसका नाम है ट्यूबुलिन प्रोटीन। ट्यूबुलिन प्रोटीन है जिससे तरकु तरकु तंतु बने होते हैं, पहला प्रश्न ये। दूसरा प्रश्न, इस अवस्था में गुणसूत्रों का अध्ययन किया जाता है। दोनों बातें क्लियर। जैसे ही गुणसूत्र मध्य पट्टिका पर जम जाते हैं और तरकु तंतुओं द्वारा ये आपस में लटके रहते हैं, इसके बाद शुरू होती है तीसरी अवस्था जिसका नाम है एनाफेज या पश्चावस्था। एनाफेज में क्या परिवर्तन होता है, तो देखो हमने यहाँ जो 4 गुणसूत्र बनाए थे वो 8 हो गए। कैसे 8 हो गए समझो। गुणसूत्र का ये जो मध्य वाला ये भाग है उसको गुणसूत्र बिंदु या सेंट्रोमियर कहते हैं।
तो सबसे पहला परिवर्तन एनाफेज में यही होता है कि गुणसूत्र बिंदु विभाजित हो जाता है। जैसे ही गुणसूत्र बिंदु विभाजित हो जाता है तो एक गुणसूत्र दो गुणसूत्रों में बदल जाते हैं। मतलब हमारी कोशिका के 46 गुणसूत्र 92 गुणसूत्र में बदल जाते हैं। मतलब गुणसूत्रों की संख्या दुगुनी हो जाती है। जैसे ही गुणसूत्रों की संख्या दुगुनी हो जाती है मतलब सेंट्रोमियर का विभाजन हो जाता है, तो ये तर्कुतंतु जो है वो सिकुड़ जाते हैं। जैसे ही तर्कुतंतु सिकुड़ जाएंगे तो आधे गुणसूत्र ऊपर की ओर उत्तरी ध्रुव की ओर और आधे गुणसूत्र दक्षिणी ध्रुव की ओर चले जाते हैं। ये दूसरा परिवर्तन। तीसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब मैं अर्धसूत्री विभाजन पढ़ाऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा, वो क्या है वो समझे। कोई भी गुणसूत्र है तो उसके दो भाग है, एक तो है गुणसूत्र बिंदु और एक उनकी भुजाएं। इन भुजाओं को अपन कहते हैं क्रोमेटिड। ये गुणसूत्र भुजाओं को अपन कहते हैं क्रोमेटिड। क्लियर। तो आप इस चित्र में ध्यान से देखें कि जो गुणसूत्र बिंदु हैं वो गुणसूत्र बिंदु कहां पर है, परिधि की ओर है, साइड में है, परिधि की ओर है मतलब ध्रुवों की ओर है। गुणसूत्र बिंदु ध्रुवों की ओर है, ऊपर वाला है, चारों गुणसूत्र बिंदु उत्तरी ध्रुव की ओर और इन गुणसूत्रों के गुणसूत्र बिंदु दक्षिणी ध्रुव की ओर। मतलब गुणसूत्र बिंदु ध्रुवों की ओर रहते हैं और ये जो क्रोमेटिड है, क्रोमेटिड मतलब गुणसूत्र की भुजा, वो इस मध्य पट्टिका की ओर रहती है। इस प्रकार वो ध्रुवों की ओर खींचे चले जाते हैं। लेकिन अर्धसूत्री विभाजन में जब अपन एनाफेज प्रावस्था पढ़ेंगे उसमें यह संरचना उल्टी बनी होती है। मतलब ये जो गुणसूत्र बिंदु है मतलब सेंट्रोमियर है वो मध्य पटलिका की ओर रहते हैं और भुजाएं जो हैं वो ध्रुवों की ओर रहेंगी। इस बात को अच्छे से याद रखना, समझे। एनाफेज प्रावस्था में सबसे पहला परिवर्तन सेंट्रोमियर मतलब गुणसूत्र बिंदु का विभाजन हो जाता है और तर्कुतंतुओं में संकुचन हो जाता है। जैसे ही सेंट्रोमियर का विभाजन हो जाता है तो गुणसूत्र हो गए दुगुने, तो गुणसूत्र दुगुने हो जाते हैं मतलब डबल हो जाते हैं। ठीक, जैसे ही डबल हो जाते हैं तो तर्कुतंतुओं का संकुचन शुरू हो जाता है। जैसे ही तर्कुतंतु का संकुचन शुरू हो जाता है तो आधे गुणसूत्र उत्तरी ध्रुव की ओर, आधे गुणसूत्र दक्षिणी ध्रुव की ओर आ जाते हैं बराबर बराबर। ठीक। तीसरा सेंट्रोमियर तारककाय की ओर तथा क्रोमेटिड मध्य पटलिका की ओर जम जाते हैं। सेंट्रोमियर मतलब गुणसूत्र बिंदु ये ध्रुवों की ओर और क्रोमेटिड मतलब गुणसूत्र भुजा कहां पर, मध्य पटलिका की ओर जम जाते हैं। ठीक। और एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न, गुणसूत्रों की विभिन्न आकृतियों का अध्ययन समसूत्री विभाजन की कौन सी अवस्था में किया जाता है, ऐसा आ जाए तो आपका आंसर है एनाफेज। कंफ्यूजन बिल्कुल मत रखना। गुणसूत्रों की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, गुणसूत्र की संरचना का अध्ययन कौन सी अवस्था में, तो मेटाफेज में। लेकिन गुणसूत्र की विभिन्न आकृतियों का अध्ययन कौन सी अवस्था में, तो एनाफेज प्रावस्था में। दोनों बातें क्लियर हो गई। चलो, इस प्रकार यहां पर गुणसूत्रों की संख्या दुगुनी हो गई थी, आधे आधे गुणसूत्र दोनों ध्रुवों की ओर चले गए। और अब ये क्रिया जब गुणसूत्र पूरी तरह से ध्रुवों पर चले जाते हैं मतलब ये तर्कुतंतु बिल्कुल सिकुड़ जाते हैं, तर्कुतंतु दिखाई देना बंद हो जाते हैं, तो इसके बाद शुरू होती है अपनी चौथी प्रावस्था और अंतिम प्रावस्था। इनका नाम है टीलोफेज या अंत्यावस्था। इस अवस्था में जो परिवर्तन होते हैं वो परिवर्तन अपने प्रोफेज प्रावस्था के जस्ट ऑपोजिट होते हैं। प्रोफेज प्रावस्था में क्या क्या हुआ था, क्रोमेटिन सूत्र गुणसूत्रों में बदल गए थे, तो यहां गुणसूत्र वापस इस क्रोमेटिन सूत्र मतलब धागे में बदल जाता है। दूसरा, केंद्रक झिल्ली और केंद्रिक लुप्त हो गए थे, यहाँ केंद्रक झिल्ली और केंद्रिक वापस दिखाई देने लग जाते हैं। मतलब प्रोफेज में जो परिवर्तन होते हैं उसका जस्ट विपरीत परिवर्तन टीलोफेज में होता है। तो मैं यहां लिख देता हूं, प्रोफेज के विपरीत। तो इस प्रकार जब चारों प्रावस्थाएं पूरी हो जाती हैं तो एक ही कोशिका में हमें दो केंद्रक दिखाई देने लग जाते हैं। तो इस प्रकार यहाँ केंद्रक विभाजन पूरा हो जाता है। नेक्स्ट कोशिका द्रव्य विभाजन होता है।
हालांकि अभी मैंने शुरू में ही बता दिया था, कोशिका द्रव्य विभाजन और केंद्रक विभाजन साथ साथ ही चलता है। अब क्या होता है कि कोशिका द्रव्य विभाजन में पादप कोशिका और जंतु कोशिका में थोड़ा सा अंतर है, उसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो बात करेंगे जब अर्धसूत्री विभाजन पर पढ़ चुके होंगे इसके बाद। तो मित्रों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।